चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और 2005 में मेरा सीए क्लियर हो गया था। ठीक है, आज 19 साल हो गए मुझे सीए बने हुए और पिछले 19 साल से मैं टीचिंग लाइन में ही हूँ। फर्स्ट ग्रेड है, चाहे नेट है, चाहे सीए की क्लासेज है, चाहे आरएएस मेंस की है, उनमें है। मेरा कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन हो रखा था, बट मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं उनमें गया नहीं। अभी रिसेंटली जो अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी आई थी आरएसीबी में, विद्युत विभाग में, उसमें भी मैं सेलेक्ट हुआ था रिसेंट 2022 के अंदर। तो ये जो पार्ट है वो आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड है। इसका जो सिलेबस है वो मैंने आपको स्लाइड पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज हम बात करें तो पहला सिलेबस क्या है बताओ? बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुलेट्स। क्या नाम है हिंदी में? लेखांकन के सिद्धांत, अवधारणाएं, अभिधारणाएं। ये पहला चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। क्या नाम है? तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या हो गया बच्चों? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। क्या हो गया? दूसरे का क्या हो गया? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सभी आएंगे, एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट आएगा, डेथ आएगी, और पार्टनरशिप का क्या आएगा? इंसॉल्वेंसी और डिसॉल्वेशन, सब पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट। ठीक है, जो आपका 12th में पार्टनरशिप है उससे ज़्यादा आएगा ही। 12th वाले पार्टनरशिप से क्या आएगा? ज़्यादा, क्योंकि 12th वाले पार्टनरशिप में केवल यहाँ तक ही है, ये नहीं है आगे। डिसॉल्वेशन नहीं है और इंसॉल्वेंसी नहीं। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? दिवालिया। कब होता है आदमी दिवालिया? जब पैसे नहीं होते तो दिवालिया हो जाता है। ऐसे तो दुनिया में खूब आदमी है जिनके पास पैसे नहीं है। कैसे प्रूव करता है? जेब दोनों तरफ करके। ठीक है, कि एक पर्सन की लाइबिलिटीज हो ज़्यादा और एसेट्स हो कम, तो वो कोर्ट में जाता है, इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग खुद को दिवालिया घोषित करवाता है, वो डिक्लेयर करवाता है। कब जज साहब ये लोग बाग मेरे को जान से मार डालेंगे यदि आप मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करोगे तो फिर कोर्ट उसको अपने अंडर में ले लेता है, उसकी सारी एसेट्स को बेचता है, प्रोपोर्शनेट लोगों को पैसा देता है और उस आदमी को एक सर्टिफिकेट दे देता है। किसका? इंसॉल्वेंसी का। अब बाकी के लोग उसे परेशान नहीं कर सकते, और यदि करते हैं तो वो कोर्ट में शिकायत कर सकता है कि अब भी पैसे मांगने आते हैं। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी भी अपन पढ़ेंगे। देन उसके बाद कंपनी अकाउंटिंग। बोलो क्या? इसमें इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, इसके अलावा हम बात करें कंपनी का लिक्विडेशन, कंपनी का एक्विजिशन, मर्जर, अमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, ये है आपके कोर्स में। इस बार आए थे? कौन से? फॉरफीचर के। अरे बिल्कुल आसान, सेक्शन 55। तो कितने चैप्टर हो गए? 3। पहला कौन सा? कंसेप्ट। दूसरा पार्टनरशिप, बस इतना ही याद रखो। तीसरा कंपनी अकाउंटिंग, सारा खींच लो कंपनी अकाउंटिंग में, 12th का और बीकॉम का। 12th में क्या क्या है? इशू, फॉरफीचर, इशू, फॉरफीचर और रिडम्पशन, यहाँ तक 12th में। लेकिन आगे अमालगमेशन है, मर्जर है, रिकंस्ट्रक्शन है, ये कहाँ पर है? ग्रेजुएशन में। ये कहाँ पर है? ग्रेजुएशन में। बहुत ही बढ़िया आपका सिलेबस है। और मेरा ये मानना है कि यदि आप नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो तो अभी रिसेंटली जेवीएनएल अकाउंटेंट की भी वैकेंसी आएगी, इसकी तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो रही है, लगभग आने वाली है विद इन 3 to 4 मंथ में। आरएसीबी विद्युत विभाग के अकाउंटेंट की और अकाउंट ऑफिसर की, तो सेम सिलेबस है, सेम। हाँ बिल्कुल सेम, आपका नेट और चाहे वो बिल्कुल सेम। क्या क्या आएगा? इनकम टैक्स आएगा, आपके है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग आपके आएगा, आपके है। आपके अकाउंटिंग है, आपके है। तो पूरा का पूरा सेम है, इस कारण से इसको दोनों तरीके से पढ़ना। देन ये क्या है बच्चों? ये नाम सुना है? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। क्या होती है होल्डिंग कंपनी?
सब्सिडरी कंपनी को अपने अंडर रखे। नहीं, कहते किसे हैं? कब एक कंपनी होल्डिंग बोली जाएगी? मैं ये कह रहा हूं एक कंपनी एक्स, एक कंपनी वाई, व्हेन विल एक्स कॉल्ड होल्डिंग ऑफ वाई कंपनी? कितना परसेंट? 51। तो इसका आंसर है मोर देन 50। क्या वर्ड बोला मैंने? अच्छा, डॉट 50 से लेगा क्या? डॉट 50% शेयर है तो चलेगा क्या? तो आंसर है नहीं चलेगा। कितने से ज़्यादा मैंने वर्ड पकड़ा करो आप। क्या बोला मैंने? मोर देन 50% यदि शेयर हैं तो जिसने शेयर ले रखे हैं वो क्या बोला जाएगा? होल्डिंग। और जिसके दूसरी कंपनी क्या बोली जाएगी? सब्सिडरी। क्या बोली जाएगी? सब्सिडरी। तो एक तो वर्ड क्या है? होल्डिंग। एक क्या? वापस से बोलो, एक तो क्या और एक कितना परसेंट? मोर देन 50% पर आप क्या बोलोगे? होल्डिंग कंपनी। बच्चों इसमें 3 रेशो हैं। यदि 50 से ज़्यादा परसेंट होल्डिंग है, किससे? तो आप उसे क्या बोलोगे कि वो मेरी सब्सिडरी है और मैं उसका होल्डिंग हूँ। लेकिन यदि 50 से कम है, 50% या इससे कम है, नहीं, तो उसमें अलग रूल है। मैं आपको बताऊं, क्या लिखा मैंने? 0 से लेकर के लेस देन 25%। दूसरा क्या लिखा मैंने? 25% और मोर अप टू 50%। और एक मैंने लिखा मोर देन 50%। बताओ कितने केस हो सकते हैं? मोर देन 50% पर तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन। किसका रिलेशन? और यहां पर एसोसिएट का रिलेशन। किसका रिलेशन? यानी यदि आपके पास में किसी कंपनी के डॉट 25% शेयर है या इससे ज्यादा है या अप टू 50% है तो आप क्या बोलोगे? ये मेरी एसोसिएट कंपनी। कौन सी कंपनी है? और यदि आपके 25% से कम शेयर है तो आप बोलोगे इस कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट है। क्या है मेरा? तो लैंग्वेज बदल जाती कि मेरा इन्वेस्टमेंट है या ये मेरी एसोसिएट कंपनी है या ये मेरी सब्सिडरी कंपनी है, मैं इसका होल्डिंग हूँ, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। देन बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन पॉइंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एबीसी, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, जेआईटी। जेआईटी मतलब जस्ट इन टाइम। क्या बोला मैंने? जैसे अपने घर में शक्कर खत्म हो जाती है तब शक्कर मंगवाते हैं या खत्म होने वाली होती है तब मंगवाते हैं? जापान में ये नहीं चलता। जापान में चलता है इन्वेंट्री तभी मंगवाओ जब उसकी ज़रूरत है। यानी वो इन्वेंट्री होल्ड करने में बिलीव नहीं करते, वो ऑर्डर उस समय करते हैं जिस समय इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसको अपन कहाँ पढ़ेंगे? JIT में। कहाँ पढ़ेंगे? जस्ट इन टाइम में। देन ये क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या क्या है? और फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। देन उसके बाद क्या है? इसमें क्या क्या है? और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। देन क्या है? एंड IFRS। देन क्या है? ऑडिटिंग में क्या है? इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑडिट। एंड जो लास्ट है वो एनवायरमेंटल ऑडिट, सिस्टम ऑडिट के बाद में ये ऑडिटिंग का जो रीसेंट ट्रेंड है उसके बारे में है, जिसमें सेफ्टी ऑडिट और इनके बारे में बताया गया है। तो ये आपका सिलेबस है। इस टॉपिक का नाम क्या है? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। कौन से नंबर का यूनिट है? 2nd नंबर का यूनिट। ठीक है।
तो सबसे पहला जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज, क्या नाम है इसका? बेसिक अकाउंटिंग। तो हेडिंग लगा ले, चैप्टर 1। चैप्टर 1 बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुलेट्स। बच्चों सबसे पहले बात करें व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है? अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हो आप इतने सालों से, कोई आपसे बोले अकाउंट है क्या चीज, व्हाट इज अकाउंटिंग? दिस इज बुक कीपिंग। जो आपने बोला कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, इसे हम बोलते हैं बुक कीपिंग, पुस्त पालन। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बहुत पुराना है। तो डेफिनेशन इसकी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस which are monetary in nature. In this, financial statements are prepared and informations are communicated to the users. तो सर ये क्या हुआ? तो अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है? जिसमें ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड। देन क्या? क्लासीफाई। पहला क्या? रिकॉर्ड। देन क्या? रिकॉर्ड करने का मतलब है बुक्स में लिखा जाता है। क्लासीफाई करने का मतलब है लेजर बनाए जाते हैं। देन उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन यूजर्स को पहुंचाई जाती है। दिस इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में क्या है? एक आर्ट। इसमें क्या किया जाता है? रिकॉर्ड। फिर क्या? क्लासीफाई। फिर क्या? समराइज। फिर क्या? एनालाइज। फिर क्या? इंटरप्रेट। और लास्ट में इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन। तो क्या क्या काम होता है? रिकॉर्ड, और क्या? क्लासीफाई, उसके बाद समराइज, उसके बाद क्या? एनालाइज, उसके बाद क्या? इंटरप्रेट, और फिर क्या? कम्युनिकेट। यानी इंफॉर्मेशन को किसके पास भेजा जाता है? यूजर्स के पास। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं इसे? तो अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस जो होती है वो कौन से नेचर की होनी चाहिए? मॉनेटरी। कौन से नेचर की? क्या क्या किया जाता है इसे? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई, क्लासीफाई करने के बाद समराइज, समराइज करने के बाद एनालाइज, एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट, और इंटरप्रेट करने के बाद कम्युनिकेट। देन जाके आपका अकाउंटिंग पूरा होता है। यदि आप केवल और केवल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये तो बुक कीपिंग है केवल। क्या है ये? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बाद में आगे लेजर बनते हैं, लेजर के बाद में फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद उनके एनालिसिस, इंटरप्रेट करने के बाद इंफॉर्मेशन यूजर्स को भेजी जाती है। तो सबसे पहले नोट करेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, लिखेंगे। ये हिंदी में ये लिखा हुआ है, बाकी सारे बच्चे इंग्लिश के, पीछे भी दोनों। बहुत बढ़िया। तो हिंदी वाला ये आप देख लें, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं। व्हेन बिजनेस एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर, व्हेन बिजनेस एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर recorded, classified, summarized and analyzed in accounting books, comma, financial statement are prepared
Financial statements are prepared. And information is communicated to the users. Information is communicated to the users. Then it is called accounting. Then it is called accounting. तो बच्चों अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड. देन फिर क्या? क्लासीफाई. देन क्या? समराइज. देन क्या? एनालाइज. और एक काम और होता है इंटरप्रेट. और उसके बाद क्या? कम्युनिकेट. ये सब मिलकर के क्या बनती है? अकाउंटिंग. ये सारे के सारे स्टेप्स को जोड़ दो, अकाउंटिंग तैयार. तो सर बुक कीपिंग में क्या होता है? तो दो काम होते हैं, पहला रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन. बस दो. कौन कौन से दो काम? रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन. क्या बनता है? बुक कीपिंग. दो चीजें जोड़ दो, बुक कीपिंग. सारी चीजें जोड़ दो, अकाउंटिंग. देन उसके बाद आगे लिखो बच्चों, स्टार लगा के. अकाउंटिंग इज एन आर्ट. लेखांकन एक कला है. लेखांकन एक कला है. अकाउंटिंग इज एन आर्ट. और दूसरा, अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है. अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है. अकाउंटिंग को बिजनेस की क्या कहा जाता है? लैंग्वेज. ठीक है. तो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ ली और अकाउंटिंग से रिलेटेड दो चीज़ें पढ़ ली कि अकाउंटिंग एक आर्ट होता है, अकाउंटिंग को बिजनेस की क्या बोलते हैं? लैंग्वेज. ठीक है. एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ मैं, हाँ उसी का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे किसी भी बिजनेस के बारे में एक्सप्रेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को बताने के लिए ये एक कम्युनिकेशन मीडियम है. भाई फॉर एग्जांपल आप अडानी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले दिमाग लगाओगे ना कि वाई वी इन्वेस्ट दिस, हम इसमें क्यों जाएं. तो क्यों जाएं तो क्या देखना पड़ेगा आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये इंफॉर्मेशन देने का एक मोड है. इसी कारण इसे बिजनेस का क्या बोलते हैं? लैंग्वेज. ताकि आदमी उसको पढ़ करके डिसीजन ले सके कि हमें इसके साथ एसोसिएट होना है या नहीं होना है. बिल्कुल सबके लिए है ये. ओनर के लिए एज वेल एज इन्वेस्टर के लिए, एज वेल एज क्रेडिटर के लिए, एज वेल एज उस हर पर्सन के लिए जिसका इंटरेस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में है. जैसे अकाउंट्स में एक वर्ड आता है यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग. क्या वर्ड आता है? यूजर्स का मतलब क्या? उपयोगकर्ता. अकाउंटिंग के उपयोगकर्ता कितने तरह के होते हैं? दो. कौन कौन से? इंटरनल और एक्सटर्नल. वापस से बोलो, कौन कौन से? इंटरनल का मतलब आंतरिक, और एक्सटर्नल का मतलब, चलो चेक करते हैं. एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल है. मतलब जो फैक्ट्री के अंदर बैठे हो वो इंटरनल, वो एक्सटर्नल है. तो इसका फिर तो क्रेडिटर का भी होता है, क्रेडिटर का भी इंटरेस्ट है, तो क्रेडिटर इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल? क्यों? उसने भी पैसा दे रखा है, वो बाहरी. तो इसका आंसर है जो ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे का डिसीजन लेता है वो इंटरनल होता है. तो ध्यान रखना, एम्प्लॉय इंटरनल नहीं है, एम्प्लॉय क्या है? एक्सटर्नल, क्योंकि डे टू डे का डिसीजन नहीं लेता. हाँ लेकिन बड़े पद पर बैठा एम्प्लॉय जो डिसीजन लेता है वो क्या हो जाएगा? इंटरनल. मैनेजरियल पर्सन क्या हो जाएंगे? इंटरनल. मैनेजरियल पर्सन क्या हो जाएंगे? इंटरनल. गवर्नमेंट क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल. इन्वेस्टर्स क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल. एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देंगे. शेयर होल्डर इंटरनल होगा या एक्सटर्नल? मेरी बात सुनते नहीं हो तुम लोग. मैं क्या बोल रहा हूं? डे टू डे के डिसीजन लेता है क्या? है डे टू डे का रोज डिसीजन करने जाता है. चलो
यदि आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हो, देखा रिलायंस कंपनी की फैक्ट्री में अंदर घुस के बता दो तुम, या उसकी शादी हुई थी ना अपने अनंत की, देखा उस पर शादी में पहुंच जाते आप। मुझे बताओ उस फैक्ट्री के अंदर भी घुस सकते हो क्या आप शेयर होल्डर हो तो? क्यों? आप तो भाई साहब इंटरनल यूजर हो। आप बोल रहे हो हम तो इंटरनल हैं, देखा अंदर घुस के पानी का एक गिलास मंगवा लो पियोन से आप, तो देखो इंटरनल यूजर आए हैं, मालिक आ गए साहब, वो डंडों से भगाएगा। तो इंटरनल का मतलब होता है जो डे टू डे का डिसीजन करता है। क्या वर्ड बोला मैंने? अब जो डे टू डे का डिसीजन नहीं करे वो सारे के सारे क्या होंगे? एक्सटर्नल। चाहे वोट डालने का राइट हो चाहे ना हो। जैसे डायरेक्टर्स क्या होंगे? इंटरनल। पार्टनर्स क्या होंगे? इंटरनल। डे टू डे का डिसीजन लेने वाले क्या होंगे? इंटरनल। लेकिन जो डे टू डे का डिसीजन नहीं ले रहे हैं वो एक्सटर्नल। मैनेजरियल स्टाफ डे टू डे का डिसीजन लेता है, इंटरनल। और यूजर्स भी वो होते हैं जिसका इंटरेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आया कि आदमखोर भेड़िए को मारने की सरकार ने इजाजत दी। एक भेड़िया है कोई जिसने जो बच्चों को पकड़ के ले जाता है मार देता है, उसने 10 दिन से हंगामा मचा रखा है। बोलो यार, इतना बड़ा भारत है यार, मतलब न्यूज़ चैनल पर उसी की खबरें आ रही। कोई भेड़िया है, लंगड़ा है वो, उसने लंगड़ा है और उसने एक गिरोह बना रखा है। तो आता है, लोग बाग तो मस्त सो रहे होते हैं, उनके बच्चों को उठाता है, काम तमाम। अरे क्या यार, बिल्कुल ही घोड़े गधे बेच के सो रहे हैं क्या माँ बाप भी, जो सुबह उठने के बाद पता चलता है कि बच्चा नहीं। ऐसे कैसे लेके जाता है? कच्चे मकान है, दरवाजे नहीं है प्रॉपर, तो छलांग मार के आता है, बच्चा दबाया बाहर, और इतने ड्रोन, इतने कैमरे, इतने पिंजरे, सबको मात दे रहा है। इतना दिमागदार है वो। हाँ, अकाउंटिंग नहीं, चुनाव लड़ने वाला J&K में वो है। तो आप उस खबर को ज्यादा नहीं पढ़ोगे क्योंकि आप उसके यूजर्स नहीं हो, आप उसके यूजर्स नहीं हो। लेकिन RAS परीक्षा 2 फरवरी से होगी, उसको आपने पढ़ा है। अच्छा, दो मैं भी फार्म। CET की लास्ट डेट, उसमें आपका इंटरेस्ट है। CET हाँ, CET मैं भी फार्म। क्यों? क्योंकि आप उस चीज के क्या हो? यूजर्स। क्या हो? लेकिन भाई साहब, प्रधानमंत्री सिंगापुर गए, वहां के लोगों ने स्वागत किया, उसका 2 पन्ने में लिखा हुआ, आप उसको ध्यान ही नहीं गया, मेरे को क्या, नौकरी कहां पे आ रही है। तो आप यूजर्स, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट उस चीज से जुड़ा हुआ है या नहीं है। देन बच्चों, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, हाँ ये वाला, ये व्यवसाय की भाषा तो लिख ही लिया था, लिखेंगे इन द नैरो डेफिनेशन। मतलब जो नैरो डेफिनेशन है, बिल्कुल संक्षिप्त परिभाषा है, अकाउंटिंग बिगिन वेयर बुक कीपिंग एंड। नैरो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग वहां से शुरू होती है जहां पर बुक कीपिंग बंद होती है। ये नैरो डेफिनेशन। नैरो डेफिनेशन में क्या लिख रखा है? अकाउंटिंग बिगिन वेयर बुक कीपिंग एंड। लेकिन डिटेल डेफिनेशन या ब्रॉड डेफिनेशन में क्या लिख रखा है? बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का क्या है? पार्ट। तो कितने तरह की परिभाषा, कितने तरह की डेफिनेशन है? 2। नैरो वाली तो क्या कहती है? जहां बुक कीपिंग खत्म वहां से अकाउंटिंग चालू। और ब्रॉड वाली क्या कहती है? कि बुक कीपिंग बड़ा पार्ट है और अकाउंटिंग छोटा पार्ट है। ओ, बुक कीपिंग छोटा पार्ट है और अकाउंटिंग बड़ा पार्ट है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस बता रहा हूं। तो बताइए, बुक कीपिंग में कितनी स्टेप्स आती है? 2। कौन कौन सी? रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। जबकि इधर क्या क्या आता है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में बनते हैं? अकाउंटिंग में। प्रॉफिट लॉस का पता किस में चलता है? अकाउंटिंग में। यूजर्स को इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? अकाउंटिंग में। किसकी ब्रांचेज नहीं है? किसकी ब्रांचेज नहीं है?
बुक कीपिंग की नहीं है। अकाउंटिंग के तो खूब सारी है, तुमने जो सब्जेक्ट पढ़े वो ब्रांचेज ही हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ये ब्रांचेज ही तो है। जबकि बुक कीपिंग की कोई ब्रांचेज, डिसीजन मेकिंग किसकी हेल्प से हो सकती है? अकाउंटिंग की हेल्प से। यूजर्स को इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है? अकाउंटिंग की हेल्प से। ठीक है, तो बड़ा वर्ड कौन सा है? अकाउंटिंग। छोटा वर्ड कौन सा है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में केवल और केवल प्राइमरी बुक्स एंड सेकेंडरी बुक्स बनाई जाती है। केवल क्या बनाई जाती है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी बुक्स। तो स्टूडेंट्स इसमें नोट करेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। Difference between bookkeeping and accounting. In bookkeeping, transactions are recorded and classified. In bookkeeping, transactions are recorded and classified. In accounting, transactions are recorded, classified, summarized, analyzed, and information is communicated. बाकी के सब्जेक्ट में तो तुम खुद ही इंग्लिश बना के लिख लेते होंगे, ट्रांसलेट करके। गूगल ट्रांसलेटर दिमाग में लगा रखा होगा कि वो हिंदी में बोलते होंगे। ये आदत हो जाती है बच्चों की। बाकी आगे आने वाला टाइम धीरे धीरे किसका हो जाएगा? इंग्लिश का ही। नंबर टू लिखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मेड इन बुक कीपिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेड इन अकाउंटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मेड इन बुक कीपिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेड इन अकाउंटिंग। अभी सब्जेक्ट की कितनी चल रही है क्लासेस? कितने बजे से? 8:30 से 1 बजे तक। ओके। 8:30 से 10 बजे तक। अमित सर की 10 बजे तक। फिर 10 से जनरल पेपर, फिर मेरी, फिर इकोनॉमिक्स। ठीक। नेक्स्ट, in bookkeeping, net profit and loss and financial position are not identified. In bookkeeping, net profit or loss and financial position are not identified. In accounting, profit and loss and financial positions are identified. तो लाभ हानि का और आर्थिक स्थिति का पता बुक कीपिंग में नहीं चलता है, और लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का पता अकाउंटिंग में चलता है। ठीक है, हटा दूं? नेक्स्ट, बुक कीपिंग में यूजर्स डिसीजन नहीं ले पाते। बुक कीपिंग में यूजर्स डिसीजन नहीं ले पाते, जबकि अकाउंटिंग में यूजर्स डिसीजन ले पाते हैं।
ठीक है, हटा दूं। नेक्स्ट, बुक कीपिंग की कोई ब्रांचेज नहीं है और देयर आर मैनी ब्रांचेज इन अकाउंटिंग लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। ये ब्रांचेज है, किसकी ब्रांचेज है? अकाउंटिंग की। कितने डिफरेंस हो गए? 5। किस किस में है? बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। तो बुक कीपिंग में केवल 2 काम होते हैं, प्राइमरी बुक्स एंड सेकेंडरी बुक्स। यदि आपको P&L बनाना है, आपको बैलेंस शीट बनाना है, आपको डिसीजन मेकिंग करना है, तो आपको कौन सा काम करना पड़ेगा? अकाउंटिंग। क्या करना पड़ेगा? अब चक्कर क्या पड़ता है कि जो देश के अंदर सारे ठेले वाले, परचूनी वाले, किराना वाले, वो क्या करते हैं? केवल और केवल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा अकाउंटेंट समझते हैं। वो क्या समझते हैं? ऑल इन्फॉर्मेशन, एक एक पैसे का हिसाब है मेरे पास। गले से 1 रुपया जाता है, लिखता हूँ, आता है, लिखता हूँ, किसको कितना देना है, लिखता हूँ, किससे कितना लेना है, लिखता हूँ। मेरे से बढ़िया कौन? लेकिन उनसे कहें कि प्रॉफिट और लॉस कितना है, तो वो ब्लैंक हो जाएंगे। वो कहेंगे देखो जी ऐसा है, ये प्रोडक्ट मैंने 10 का ख़रीदा और इसको मैंने 30 में बेचा, 20 का फ़ायदा हो गया। कहा हाँ। का दुकान का किराया, हाँ वो भी है। तो नेट प्रॉफिट बताओ, वो कैसे निकालूं? तो वो समझ ही नहीं पाते। तो अकाउंटिंग से क्या पता पड़ पाता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्या पता पड़ पाता है? मैं ऑडिट करने के लिए जाता हूं तो जयपुर के जो कई शोरूम है रेपुटेड, जिनमें 2500 रुपये के शर्ट हैं, हम उनकी परचेज प्राइस देखते हैं 300 रुपये। कितने रुपए हैं? बेचते कितने में? 300 से 500 में खरीदते हैं, 2500 में बेचते हैं। अब आप कहोगे गजब सर, कितने का फायदा? 2200 से 2000 का फायदा। माला माल। अब आप देखो कि जो जैसे बता रहे हैं WTV में इतना बड़ा शोरूम ले रखा, वो भी WTV में, उसका भाड़ा है 4 लाख से 5 लाख पर मंथ। फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले आदमी खड़े कर रखे हैं जिनकी तनख्वाह 30 से 35,000 रुपये पर मंथ। चमचमाती हुई लाइट है, उसका खर्चा है, AC चल रहे हैं, उनका खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट उनका खर्चा है, सब लेस करने पड़ते हैं। तो मार्जिन रखने पड़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट वाले 700% के आसपास, 700 से 800% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तब जाके कट 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 के नेट प्रॉफिट मार्जिन 15 रह पाता है। आप लोग कहते हो अरे सर फलाना होटल के अंदर मैं खाना खा के आया 3000 का बिल, इससे तो बढ़िया वो अपने ठेले वाला देता है 100 रुपये में। बच्चों ठेले वाले के खर्चे नहीं है। ठेले वाले के क्या खर्चा है? मुड्डी बैठा दी, आप बैठ गए, न किराया न भाड़ा। वहां पर भाई साहब चौकीदार बैठा है, आपकी गाड़ी पार्क कर रहा है, एक आदमी गेट खोल रहा है, लाइट जल रही है, एरिया का रेंट जा रहा है, सब कुछ देखना पड़ता है, तब जाके और थोड़ा सा प्रॉफिट निकलता है। आप चाय बाहर पी के आओगे 8 रुपए की देगा, हाँ 10 कर दिया। और आप चाय राजपूताना शेरेटन में पी के आना 800 रुपये प्लस GST। 800 रुपये की चाय है, चाय बोल रहा हूं, प्लस GST, 1 कप चाय का। आप कहोगे सर 800 रुपये में तो मैं पूरी कॉलोनी को पिला दूं। बाल्टी भर के चाय आ जाए। तो ये अकाउंटिंग से ही पता पड़ पाता है।
क्योंकि उनके उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये थोड़ी कि वो उस चाय के अंदर कुछ एडिशनल चीज़ मिला रहे। एडिशनल चीज़ तो नीता अंबानी मिला रही, उसकी एक कप चाय 8 लाख रुपए की। नहीं, दिन में 5 कप कटकती। एक कप चाय कितने की है उसकी? और रोजाना कितनी चाय पीती है? 5। तो कितने की पी गई? 40 लाख पर डे की वो चाय पी रही। नहीं क्या नहीं, उससे उम्र नहीं बढ़ती। आप देखो ना कैसे बिल्कुल जवान है, फना फना एकदम, अभी सास हो गई लेकिन बहुओं को टक्कर दे रही, एकदम यंग है एकदम। उस चाय का कमाल है, एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट है। मैं तो सोच रहा हूँ कभी वहाँ की भी ऑडिट आ जाए, हम भी एक कप गटक के आ जाए मौका पड़ जाए तो। वो तो ब्लैक वाटर है, वो तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वो तो आप भी पी सकते हो, 1-2 बोतल मंगवा लो, शायद 200-250 रुपए की 1 लीटर आती हो। ₹200 का आता है वो ब्लैक वाटर, ज़्यादा महंगा नहीं। ये देखो, ये पानी है बच्चों, 200 रुपए का 99 में। ये 2090, ये अल्कलाइन होगा, ये स्पेशल होता होगा। तो ये तो तुम भी पी सकते हो, एक बार पी के देख लो कुछ फर्क पड़े तो। इंपोर्ट चार्जेस लगते हैं, लेकिन वहाँ का वाटर है जो बोलते हैं भाई अल्कलाइन वगैरह पूरी अलग है, जो थोड़ा अलग है। मैंने तो हर जगह का पानी वगैरह पी रखा है, अलग अलग जगह पर जहाँ बिल्कुल साफ ग्लेशियर का पानी है, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा वो पानी, टेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि अपने को ख़राब पानी पीने की आदत पड़ गई है ना, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। CA दीपक सिंह, तो बिल्कुल पी नहीं पाओगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक सिंह, वो क्या CA प्रीफिक्स लगाना पड़ता है। वैसे ही जो मुंबई है वहाँ पर एक डेयरी है, उसके दूध का रेट है 5,000 रुपये पर लीटर। कितना है? पर लीटर दूध। और वो जो डेयरी है वो केवल दूध उन्हीं लोगों को देती है, जैसे सचिन तेंदुलकर हुआ या ये रेपुटेड फैमिली हुए। तो वो कहते हैं कि हमारी जो डेयरी है उसके अंदर जो गाय भैंसे हैं उनमें हम ये RO के वाटर से तो नहलाते हैं, पीने की बात तो छोड़ो आप, और हम यहाँ पर छिलके नहीं खिलवाते, हम यहाँ पर फ्रूट्स और सब्जियाँ खिलाते हैं गायों को। जैसे केले का छिलका नहीं, केला खिलाएंगे, एप्पल का कचरा नहीं, एप्पल खिलाएंगे बढ़िया, और तब जाके दूध देंगे। मैंने कहा अपने जो ये इंडियन है, इंडियन गाँवों के अंदर ऐसा पानी की बाल्टी रख दो, गाय पिएगी नहीं पानी। ये क्या जहर पिला रहा है क्या? ये साफ सुथरा कैसे है पानी? यदि आप उसे पूरा केला दोगे तो हो सकता है गाय ने खाए है। ये तो कुछ प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है, छिलका समझ में आता उसके। तो बच्चों ये हमने डिफरेंस देख लिया। देन आगे हम इसके अंदर देखेंगे अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, लेखांकन के उद्देश्य। बच्चों अकाउंटिंग के उद्देश्य में ये ही है, सबसे पहले लेन देन का सुव्यवस्थित अभिलेखन, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता लगाना, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना और यूजर्स को इंफॉर्मेशन देना। तो ये वही है, बार बार लिख लेंगे। पहला सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। नंबर 2
नेट प्रॉफिट एंड लॉस इंफॉर्मेशन, नेट प्रॉफिट और लॉस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, नेट फाइनेंशियल पोजीशन इंफॉर्मेशन, नेट फाइनेंशियल पोजीशन इंफॉर्मेशन। And last, important information are provided to the users. Important information are provided to the users. ठीक है। अब बात आती है अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या है। उद्देश्य बता दिए, फायदे वायदे सब हो गए, अब कमियां क्या है अकाउंटिंग की। सोचो और बताओ, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कमियां क्या है, लिमिटेशंस क्या है। और अरे तो इसका जो सही वे में बोलना होगा वो होगा कि अकाउंटिंग करने के लिए एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एक आम आदमी जिसको कॉमर्स का नॉलेज नहीं है वो अकाउंटिंग का काम नहीं कर सकता। पहला नुकसान ये, इट रिक्वायर्ड एक्सपर्ट नॉलेज। नंबर 2, अभी लिख लेना, ये कॉस्टली है, महंगा है, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग चलेगा, इसी का मिलता जुलता पार्ट है। इसमें नॉन मॉनेटरी थिंग्स आर रिकॉर्ड नहीं होती। कौन सी? जैसे दो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट सेम है, फाइनेंशियल पोजीशन सेम है, एसेट लायबिलिटी सेम है, लेकिन एक में अच्छा मैनेजमेंट है, एक में पुअर मैनेजमेंट है। बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता पाएंगे क्या उसे? नहीं। तो नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर कई चीज़ें अजम्पशन बेस होती है। क्या होती है? जैसे प्रोविजन, एक आदमी प्रोविजन बना रहा है 4%, एक आदमी प्रोविजन बना रहा है 9%, तो जो 9 बना रहा है उसका प्रॉफिट कम आ जाएगा और जो 4 बना रहा है उसका प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर कई चीज़ें किस पर बेस होती है? अजम्पशन। इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके हिसाब से आप फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि आज तक ये सही था। जैसे 10वीं में 90 नंबर, 12वीं में 99 नंबर, तो क्या IIT में पास हो जाएगा क्या? ये गारंटी है क्या? हाँ, एक अनुमान लगा सकते हो कि बच्चा इंटेलिजेंट है, बट यू कैन नॉट से कि ये भाई साहब IAS बनेगा। 90 से 99 गया, अब तो IAS ही जगह नहीं। इट कैन बी पॉसिबल कि 12th फेल IAS बन जाए। 12th फेल तो क्या बन जाए? IAS। और 99 वाला पटवारी बन के घूमे। नहीं, मैंने तो ये देखा है कि एक्चुअली में जिनके पास में फैसिलिटीज कम है, क्या कम है? दर्द है जिनके पास, दर्द, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। और जिसको इजी वे में फैसिलिटीज अमेनिटीज मिल रही है ना, वो रिलैक्स्ड है। क्या है? रिलैक्स। ठीक है यार, इजी वे में मिल रहा है ना। जैसे अभी पानी की वैल्यू नहीं है, बरसात हो रही है जयपुर में धनाधन। अब आप उस टाइम सोचो जब एक बाल्टी के लिए लोग बाग भागते फिर रहे थे, ट्रैक्टर का पीछा करते थे। तो वो ये जो इजी वे में मिल गया उसकी वैल्यू नहीं है। क्या वर्ड बोला मैंने? इजी वे में मिल गया उसकी क्या नहीं है, और जो मुसीबतों से मिलता है उसकी क्या होती है? वैल्यू। आदमी को किक मिलनी चाहिए किसी चीज में, जैसे किक क्या मिलनी चाहिए? जैसे कई बार आपने अखबार में पढ़ा कि ये जो फिल्मी सितारे हैं ये सांप के जहर का नशा करते हैं। किसका? स्नैक का पॉइजन है ना, उसका नशा करते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उनको बीड़ी सिगरेट इनसे मजा ही नहीं आ रहा। आपने देखा होगा अमीर परिवार का आदमी तेज गाड़ी चला करके आदमियों को मार देता है। क्यों भाई? धीरे क्यों नहीं चलाता वो? क्योंकि उसे मजा ही नहीं आ रहा।
उसको मजा ही नहीं आ रहा, तो वो रात को क्या है कि लेट ड्रिंक और अनाप शनाप भगाता है, तब उसको अच्छा फील होता है। और यहाँ कोई गरीब आदमी होता है, वो एक ग्लास गन्ने का पी के क्या मजा आया, उसको उस 10 रुपए में मजा आ जाता है। समझ गए? तो लिमिटेशन में आप लिखेंगे लेखांकन की सीमाओं में बेस्ड ऑन कंसेप्ट, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, based on historical data, विंडो ड्रेसिंग, ये क्या होता है मैं कल पूछूंगा, पता करके आना। कोई बात नहीं, बता दो, आता है तो। प्रॉफिट को बढ़ा के, एसेट को ओवर वैल्यू करके, ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, लोन प्रोवाइडर से लोन लिया जा सके। ठीक है, तो विंडो ड्रेसिंग।